हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय सेल्फ टीडी वाघमोड़े। थर्मोडायनेमिक सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो पॉइंट था बॉर्न एंथैल्पी का, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और उसके कुछ इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं हेसेस लॉ। ठीक है, लॉ का नाम क्या है? हेसेस लॉ। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट कांस्टेंट हीट, ठीक है, कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है, समेशन, ठीक है। तो समेशन से पता चला होगा कि हीट समेशन मतलब आपके हीट कुछ ऐड होने वाली, ठीक है। तो देखो, अभी लॉ है जिसका मतलब इंपॉर्टेंट है, लॉ है जिसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का लॉ के ऊपर फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। बॉन्ड पेपर पे लिखो कोई तो लॉ, राउल्ट्स लॉ, कोई भी लॉ हो सकता है। ओके, अवोगाड्रो लॉ है, बहुत सारे यार, हेस लॉ है, बहुत है भाई। देन एक टॉपिक के अंदर कितने लॉ जाते हैं, ठीक है। तो हेसेस लॉ के अंदर क्या किया जाता है बच्चों लोग, कि आपका कोई एक रिएक्शन हम देख रहे हैं, कोई एक रिएक्शन देख रहे हैं, तो यदि वो एक स्टेप के अंदर कंप्लीट नहीं हो रही है, एक स्टेप के अंदर मतलब मान के चलो कि यहाँ पे आपका ए टू डी, ये रिएक्शन एक स्टेप के अंदर कंप्लीट नहीं हो रही है, या डायरेक्ट हम ए से डी के अंदर नहीं जा सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहाँ पे तो हमें एंथैल्पी का चेंज तो लिखना है, यहाँ पे तो एंथैल्पी का चेंज लिखना है, हमें ए टू डी जाना है। ओके, तो एक स्टेप के अंदर तो हम जा नहीं रहे, मतलब मान के चलो कि अभी आप पकड़ के चलो कि आपको, आप यहाँ पे आपका घर है चौकरी, ओके, तो फिर हम यहाँ पे घर पे, और हमारा ऑफिस दिल्ली, ओके, तो हम डायरेक्टली घर से दिल्ली के ऑफिस में तो जा नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते। चलो अभी यहां से कूदे और वहां जाके गिरे, घर से कूदे और वहां जाके गिरे, चलो आ गए ऑफिस, आ गए घर, ऐसा तो हम कभी करते नहीं, या प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। एक्सपेरिमेंटल ये कभी किया है क्या किसी ने? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो आमिर हो कोई भी हो, तो उसको एक स्टेप के अंदर जाना पड़ता है, ऐसा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो फिर हम यहाँ से वहां तक तो मुझे जाना ही है, बट एक स्टेप के अंदर नहीं जा सकते। मुझे तो वहां तो ऑफिस में जाना ही है यार, मुझे काम करना है, यस, काम करना है कि नहीं करना है, अरे करना है कि नहीं होना है, करना है, ठीक है, तो अभी तो जाना ही पड़ेगा ऑफिस यार। तो फिर यहां से डायरेक्टली वहां तो पॉसिबल नहीं जाना, तो हम कैसे जाएंगे? तो यहां से शिवपुरी से पटरी से हम जाएंगे पूना, पूना से पटरी से जाएंगे बॉम्बे। तो अभी बॉम्बे जाके क्या करेंगे? प्लेन में बैठेंगे, जाएंगे सीधा दिल्ली, दिल्ली से फिर पटरी पकड़ेंगे, जाएंगे हमारे ऑफिस के नजदीक कोई बस स्टेशन है, और फिर बस स्टेशन से जाएंगे आप सीधा सीधा ऑफिस। तो अभी यहां से वहां हम एक स्टेप के अंदर तो गए नहीं, तो हमें एक स्टेप के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ है ये भी नहीं हमें पता नहीं, बट हम एक सीरीज के अंदर जा रहे हैं, तो हमारा पैसा कितना खर्च हो रहा है, हम यहां से वहां जा रहे, तो पैसा कितना खर्च हो रहा है, यहां से वहां तो एक स्टेप के अंदर नहीं जा रहे, तो एक स्टेप के अंदर आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है आपका, वहां तो आप जा ही रहे, बट एक मल्टीपल स्टेप के अंदर जा रहे, तो आपने कितना पैसा खर्च है, यहां से पटरी से पुणे जाने में कितना खर्च हो गया, इतना इतना खर्च हो गया सर। सर पुणे से पटरी फिर बॉम्बे, वहां तक कितना पैसा खर्च हुआ, तो फिर क्या, बॉम्बे से सीधा प्लेन दिल्ली, इतना खर्चा हुआ सर, तीनों खर्चे ऐड किए। उसके बाद क्या हुआ कि आपकी वहां से प्लेन से उतरे, पटरी पकड़ी, फिर से वहां पे आप बस स्टेशन पे गए, बस स्टेशन से सीधा ऑफिस में गए,
तो ये आपकी स्टेप के अंदर फर्स्ट स्टेप प्लस सेकंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, और वो आपका डायरेक्टली आपका कितना पैसा खर्च हुआ है यहां से वहां जाने में। आपको एक स्टेप के अंदर आप भले ही नहीं जा रहे बट मल्टीपल स्टेप के अंदर आप स्टेप के अंदर जा रहे हैं, तो उनका सबका एडिशन करना पड़ेगा, हीट का एडिशन करना पड़ेगा। मतलब ये रिएक्शन भले ही एक स्टेप के अंदर कंप्लीट नहीं हो रही है बट उसका एंथैल्पी हमें देखना है। भले हमने एक स्टेप के अंदर दिल्ली नहीं जा रहे तो भी हमें उसका पैसा कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। तो फिर ये रिएक्शन कैसे जा रही है, ये A टू B जा रही है और B2 कहां जा रही है C, और C2 कहां जा रही है D। तो फिर यहां से यहां जाने में कितना एंथैल्पी खर्च हो रहा है, यहां से यहां जाने में जो एंथैल्पी कुछ रिलीज हुई है एब्जॉर्ब ये मालूम नहीं, यहां से यहां जाने में आपकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी, तो यहां से यहां जाने में आपकी कितनी एंथैल्पी लगी है तो ये निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंथैल्पी प्लस ए एंथैल्पी प्लस ए एंथैल्पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंथैल्पी फर्स्ट प्लस एंथैल्पी सेकंड प्लस एंथैल्पी थर्ड, ये आपकी ओवरऑल एंथैल्पी। एक्चुअल में ये रिएक्शन हो नहीं रही है, डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है रिएक्शन, ए टू डी रिएक्शन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। यस, फिर भी हम उसका एंथैल्पी निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेशन के टाइम बताया था बच्चों कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। यहां पे आपने कर दिया कार्बन 2 हाइड्रोजन यहां पे 4 कर दिया और ऑक्सीजन यहां पे 2 है, तो चलो सर 2 मोल कार्बन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑफ O2, इसका आपका एसिटिक एसिड बना दिया। तो यहां पे आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा कुछ, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है बच्चों लोग। तो फिर भी हम उसका एंथैल्पी कैसे लिखते हैं, जैसे कि यहां पे ये रिएक्शन यहां से यहां पॉसिबल नहीं है, फिर हम इसकी एंथैल्पी कैसे लिखते हैं, समझ रहे हैं? यस, तो यही बात है, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली इसको हम क्यों नहीं लिखते, ओके। बट या तो एंथैल्पी यहां पे हमने कुछ लिखा ही है, ओके, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये रिएक्शन नहीं हो रही है इसका मतलब एंथैल्पी नहीं लिख सकते, ये तो हमें करना ही है बच्चों, ये ऐसा करना है। मतलब हमें करना क्या है, आप A से D नहीं जा सकते डायरेक्ट, तो फिर आपको A से B तो जा सकते हैं, B से C तो जा सकते हैं, C से D जा सकते हैं, तो फिर B कटा C कटा हो गया है ना A टू D। तो यहाँ पे इसकी एंथैल्पी इसकी एंथैल्पी इसकी एंथैल्पी, तो हमें इसकी एंथैल्पी पता चलेगा H1 प्लस H2 प्लस H3। यस, A टू D की एंथैल्पी आपको पता चले भाई, अभी A टू D सीधा तो गए नहीं आप, फिर भी आपने A टू D की एंथैल्पी निकाल दी। आप तो यहां से घर से डायरेक्टली दिल्ली के ऑफिस में तो आप डायरेक्टली गए नहीं, तो गए नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं था आपने पैसा खर्च नहीं किया, आप तो गए इधर से उधर इधर से उधर उधर से इधर उधर से इधर, समझ रहे हैं? तो एंथैल्पी को आपको ऐड करना पड़ेगा, कहां से कहां जा रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, समझ रहे हैं? तो इसका स्टडी करना है, इस टाइप के रिएक्शन का स्टडी करना है बच्चों लोग, तो हमें हेस लॉ अप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों लोग, हेस लॉ को अप्लाई करना पड़ता है, ओके। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बच्चों, हेस लॉ के अंदर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, यहां पे लिखो यस, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, स्टेटमेंट लिखो overall the enthalpy change of reaction, okay, overall enthalpy change of reaction, तो ये जो for reaction is equal to मतलब यहां से A to D, ये जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, ये जो है स्टैंडर्ड ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ये किसके बराबर है, ये जो है ओवरऑल एंथैल्पी है, दिस इज ओवरऑल एंथैल्पी, ये किसके बराबर है, यस, ये किसके बराबर है, सम ऑफ एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू
sum of enthalpies of change of individual स्टेप, इंडिविजुअल हर एक स्टेप के अंदर आपकी जो एंथैल्पी है, यस इंडिविजुअल जो चेंज है या इंडिविजुअल जो एंथैल्पी है उसका आपको सम करना है। एंथैल्पी चेंज इंडिविजुअल स्टेप का आपको देखना है, यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेप का एंथैल्पी का सम करना है। यस इंडिविजुअल स्टेप का आपको एंथैल्पी का सम लेना है एंड सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ चेंज यस इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। ओके यस बच्चों लोग समझ में आ गया आपको? यस तो यहाँ पे आप एक रिएक्शन के थ्रू समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। यस तो ओवरऑल जो चेंज है उसको आपको निकालना है तो इंडिविजुअल का आपको सम करना पड़ेगा एंथैल्पी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ओके अमोनिया आप फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी अमोनिया का फॉर्मेशन है तो सीधा सीधा आप अमोनिया का फॉर्मेशन आपको कई स्टेप के अंदर हो रहा है। मान के चलो कि यहाँ पे आपका पहला जो स्टेप है वो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आपका गैस, यहाँ पे आपका गैस, तो आपका N2H4 बना पहले स्टेप के अंदर। यस और ये जब भी बना बच्चों लोग यहाँ पे आपका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन था बच्चों लोग वो 95.4 किलोजूल के आसपास था। यस 95.4 किलोजूल के आसपास था। जब आपका 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 मोल नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन हो गया तो N2H4 बन गया और वो रिएक्शन होते टाइम स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब इतनी सारी एनर्जी लगी बच्चों लोग रिएक्शन होने के लिए। यस तो यहाँ पे हमें समझना क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें समझना क्या है कि आपका उसके बाद सेकंड स्टेप में हुआ क्या कि ये जो आपका N2H4 है गैस, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ हो गई। किसके साथ हो गई? हाइड्रोजन गैस के साथ हो गई। किसकी रिएक्शन? N2H4 जो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका यूज हुआ था और उसको आपने फिर से यूज किया, जो फॉर्म हुआ है अभी वो सेकंड स्टेप में यूज कर रहे, खत्म कर रहे। पहले स्टेप के अंदर फॉर्म हुआ है, दूसरे स्टेप के अंदर खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या बनाया बच्चों लोग? 2 मोल ऑफ NH3 बनाया। क्या बनाया? 2 मोल ऑफ NH3। और यहाँ पे इतना जो फॉर्म हुआ, ये जो रिएक्शन के अंदर आपको जो एंथैल्पी लगी बच्चों लोग वो लगभग -182.2 किलोजूल की -187.2 किलोजूल की इतनी एनर्जी रिलीज हुई। मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई थी, यहाँ पे रिलीज हो गई। यस अभी ये दो स्टेप के अंदर आपका अमोनिया बन गया, देख सकते हैं आप। सीधा सीधा तो अमोनिया बना नहीं बच्चों, सीधा सीधा तो अमोनिया बना नहीं। ओके तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो फॉर्म हुआ यहाँ पे वो डिकम्पोज हो गया। चलो काट दिया इसको। अभी बचा क्या है? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे आपने बोला है 3H2। यस और यहाँ पे आपका 1 मोल ऑफ N2, तो यहाँ पे आपका बना क्या बच्चों? 2 मोल ऑफ NH3। ये रिएक्शन आप कई बार इसके पहले लिखे बच्चों, लिखा है कि नहीं लिखा बोलो, बट सीधा सीधा नहीं हो रही है रिएक्शन। इसके पहले तो हमने सीधा सीधा देखा है, चलो हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस मिक्स कर दिया, चलो बना दिया अमोनिया। एक स्टेप के अंदर नहीं रिएक्शन हो रही है, ये मल्टीपल स्टेप के अंदर रिएक्शन हो रही है। कई प्रोडक्ट उसके बने और उसको फिर से डिकम्पोज किया है अमोनिया बनाने के लिए। सीधा सीधा तो ये दो बना नहीं है, ये तो अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द एंथैल्पी, दिस इज द एलिमेंटल फॉर्म, दिस इज द एलिमेंटल फॉर्म। अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम तभी बोलेंगे जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आपका 3/2 H2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2। यस यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? ठीक है चलो रहने दो इसको, ठीक है। यस यस कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ठीक है। तो अभी
यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करना है तो आपको यहाँ पे 1 मोल बनाना है, तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इसका जो एंथैल्पी है बच्चों, इसका एंथैल्पी कितना है फिर? यहाँ पे अमोनिया का जो रिएक्शन हुआ है, अमोनिया बनाने के टाइम तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कितना है? ये पहली स्टेप थी, ये दूसरी स्टेप थी। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? पहले स्टेप में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप की प्लस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेकंड स्टेप की। तो पहले स्टेप की कितनी है? 95.4 प्लस सेकंड स्टेप की कितनी है? माइनस 187.2 किलोजूल, दोनों की यूनिट है। यहाँ पे आपका किलोजूल, तो ये माइनस साइन बच के रहेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो लगभग 92.2 यहाँ पे माइनस किलोजूल इतनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाएगी अमोनिया बनाते टाइम। तो यहाँ पे ये हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते क्योंकि ये 2 मोल है, 1 मोल होता तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिल्कुल बोलते। यस, समझ में आ गया बच्चों लोग यहाँ पे क्या करना है आपको? ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे एप्लीकेशन, फटाक से एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। यस, एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ लिखना चाहते हैं तो फटाक से लिख दीजिए बच्चों लोग। ठीक है, तो एक स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, समझना है आपको। ओके, चलो तो यहाँ पे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इसका आपको कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कहां पे इसका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। ठीक है, लिखो। अभी यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर लिखना है, ओके, द हेस लॉ हैज बीन यूजफुल, द हेस लॉ has been useful। ओके, ये जो हेस लॉ है बच्चों लोग, ये यहाँ पे आपको किसके लिए यूजफुल है? टू कैलकुलेट द एंथैल्पी, टू कैलकुलेट द एंथैल्पी। ओके, हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है रिएक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, enthalpy change for reaction। ओके, कि हमें एंथैल्पी जो रिएक्शन के अंदर है, ओके, विद देयर एंथैल्पी बीइंग नॉट नोन, विद देयर एंथैल्पी इज नॉट नोन। हमें जिसकी एंथैल्पी मालूम नहीं है या जो हम प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते, उसकी एंथैल्पी हमें निकालनी है, तो वहां पे आपको इसका यूज करना है। ओके, वो रिएक्शन या तो डायरेक्टली नहीं हो रही है या वो एंथैल्पी हमें निकालना नहीं आता है, नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वो हम निकाल नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे H2 और N2 इनकी रिएक्शन से आपको अमोनिया फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसके 3 मोल, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो एंथैल्पी निकाली, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बच्चों लोग, एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। एक स्टेप के अंदर N2 और H2 डाल दिया और अमोनिया बन गया है। यस, तो इसका एंथैल्पी हमें निकालना है, तो फिर वहां पे हेस लॉ यूज करेंगे। जैसे कि अभी इसके पहले आपने निकाला कि 2 मोल ऑफ H2 गैस प्लस 1 मोल ऑफ आपका N2, तो यहाँ पे पहले स्टेप में आपका N2H4 बना, फिर N2H4 का आपका हाइड्रोजन गैस के साथ आपका रिएक्शन हो गया और 2 मोल अमोनिया बना, तो N2H4 कैंसिल हो गया, तो 3 मोल ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ N2 इक्वल्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। यस, तो पहले स्टेप के अंदर आपने देखा कि 95.4 किलोजूल एनर्जी इतना एब्जॉर्ब हुआ था। सेकंड स्टेप के अंदर आपने देखा कि -187.2 इतना एनर्जी रिलीज हुआ था। दोनों एंथैल्पी ऐड करके हमें ओवरऑल एंथैल्पी मिली, यहाँ पे लॉस मिला -92.2 किलोजूल एनर्जी इतना लॉस हुआ। यस, तो ये हमें डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रही है और उसकी एंथैल्पी निकालनी है।
डायरेक्ट हम यहां से दिल्ली के ऑफिस में नहीं जा सकते, तो हमें कितना पैसा खर्च हुआ है ये निकालना है, तो हेस लॉ यूज करना है। तो हम यहां से पुणे गए, पुणे से बॉम्बे गए, बॉम्बे से दिल्ली गए, दिल्ली से स्टैंड पे ऊपर, स्टैंड से ऑफिस में गए, तो ये सब एंथैल्पी का एडिशन करना है। यस, तो अभी चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वर्कआउट करते हैं इसके ऊपर, तो समझ में आएगा आपको कि हेस लॉ आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं अभी इसके ऊपर, मतलब बोर्ड के सिलेबस में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है 4 मार्क का। ओके, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ या हेस लॉ और एप्लीकेशन एक साथ आएगा या प्रॉब्लम वर्कआउट करने के लिए आएगा। एक क्वेश्चन तो हेस लॉ के ऊपर फिक्स होता है बच्चों लोग। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे बात करते हैं हेस लॉ के कुछ क्वेश्चन की, तो समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे क्या हालचाल हो रही है। ठीक है, क्या मान रहा है। यस, चलो अभी मेरे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन शीट के अंदर है बच्चों लोग, वैसे तो वहां पे भी वर्कआउट हो जाएंगे। ठीक है, चलो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप 2Fe सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस, इट गिव्स यहाँ पे Fe2O3 सॉलिड। ठीक है, और यहाँ पे इसका एंथैल्पी आपको देखना है किलो जूल में। ये तो रिएक्शन सबसे पहले डायरेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब है ये रिएक्शन डायरेक्टली आपने Fe3/2 O2 डाल दिया और Fe2O3 बन गया, ऐसा डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे एंथैल्पी डायरेक्टली हमें पता नहीं, तो इनडायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। चलो तो देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है, इसके अंदर हमें कुछ बातें गिवन दी है इस रिएक्शन के साथ, और उन्हें कुछ डाटा दिया है, वो डाटा यहाँ पे लिख रहा हूं। यहाँ पे उन्होंने एक रिएक्शन दी है कि 2 एल्यूमिनियम सॉलिड, यहाँ पे स्टेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टेट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टेट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों लोग। यहाँ पे Al2O3 ये जो है वो सॉलिड है। ठीक है, और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो लगभग आपको दिया है -847.6 किलो जूल। ठीक है, यस, और दूसरा जो है बच्चों लोग वो है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड, और यहाँ पे प्लस कुछ गड़बड़ हो गई क्या। ठीक है, करेक्ट है, 3/2 O2 गैस। ठीक है, और यहाँ पे आपका बना है ठीक है, यहाँ पे बना है आपका Al2O3 सॉलिड। ठीक है, और यहाँ पे जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो है आपकी 1670 किलो जूल। ठीक है, यस बच्चों, तो यहाँ पे ये दो रिएक्शन आपको गिवन में दे दिए। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन आपको गिवन दिए, और इसमें से आपको कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन की एंथैल्पी। ठीक है, और ये रिएक्शन तो एक स्टेप के अंदर सीधा सीधा तो हो नहीं रही है। ठीक है, कि जैसे कि Fe3/2 O2 से कंबाइन किया और Fe2O3 बन गया। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। पहले तो आपको जो भी कुछ गिवन है यहाँ पे पूरा है। ओके, फिर से लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन मतलब क्या, कि उसकी एंथैल्पी हमें निकालनी है और वो इक्वेशन हमें पता है। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन मतलब जिसकी एंथैल्पी हमें निकालनी है और वो हमें दिया है। ओके, तो वो लिख लेते पहले। सबसे इंपॉर्टेंट Fe
यहाँ पे सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस, और यहाँ पे है Fe2O3 Fe2O3 सॉलिड, और यहाँ पे ये एंथैल्पी हमें निकालनी है। ठीक है, ये एंथैल्पी हमें, ये स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन हमें चाहिए फाइनल, आप कुछ भी करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि Fe2O3 सॉलिड प्रोडक्ट साइड में चाहिए हमें, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन के अंदर आपको Fe2O3 कोई सॉलिड कहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको पहले वाले रिएक्शन में Fe2O3 आपको रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है, यस। तो फिर Fe2O3 आपको रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है, मुझे तो प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 को हमें रिवर्स करना है। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पे, पहली बात यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, रिवर्स करो, रिवर्स द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स कर दो। ठीक है, तो हाँ, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ऐड करो, एंड ऐड इन इक्वेशन नंबर 2, 1 को रिवर्स करो, 2 के अंदर ऐड करो। चलो अभी 1 को रिवर्स कर देता हूं, और इसको रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी बच्चों, माइनस से तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो रिवर्स वाले इक्वेशन को मैं 3 नंबर देता हूं, चलेगा? ये जो रिवर्स किया हुआ इक्वेशन है 1, उसको 3 नंबर देता हूं। चलो, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूं यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा Fe सॉलिड प्लस Al2O3 सॉलिड, 8 गिव्स, यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट में मिलेगा 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस यहाँ पे Fe2O3 सॉलिड, और यहाँ पे जो आपका एंथैल्पी है बच्चों, यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो आपको मिल रहा है प्लस 847.6 किलो जूल का, यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने तो अभी इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जो रिवर्स किया है, इक्वेशन नंबर जो रिवर्स किया है उसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया है। ठीक है, अभी उसको मैं ऐड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सीधा सीधा। ओके, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस यहाँ पे 3/2 O2 गैस, इट गिव्स यहाँ पे Al2O3 सॉलिड। ठीक है, और इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो आपको एज इट इज, क्योंकि इक्वेशन को आपने एज इट इज रखा है तो एज इट इज वैल्यू रहेगी। ठीक है, अभी दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऐड करो दोनों इक्वेशन को। अभी आप बोलेंगे सर रिवर्स क्यों किया, क्योंकि पहले इक्वेशन के अंदर जो आपका Fe2O3 है वो हमें प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो इस इक्वेशन को रिवर्स करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये Al2O3, अभी इस रिएक्शन के अंदर ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो वो तो कैंसिल आउट होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे आपको रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में, चलो चला गया। ठीक है, और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, हमें 2 मोल ऑफ Fe चाहिए, 2 मोल ऑफ Fe है, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम नहीं चाहिए बच्चों, 2 मोल, यहाँ पे भी सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉलिड है। ठीक है, स्टेट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, सॉलिड और लिक्विड है, एल्यूमिनियम सॉलिड एल्यूमिनियम लिक्विड ऐसा कुछ है तो उसको कैंसिल बिल्कुल नहीं करना है। सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है तो कैंसिल, यहाँ पे लिक्विड होता, यहाँ पे सॉलिड है तो बिल्कुल कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए तो स्टेट को लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, अभी यहाँ पे एल्यूमिनियम कैंसिल हो गया और Al2O3 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी सीधा सीधा क्या बचा है बोलो, यहाँ पे आपका 2 मोल ऑफ Fe सॉलिड बचा है प्लस 3/2 O2 बचा है गैस फॉर्म में, और यहाँ पे आपका बना है Fe2O3 और ये सॉलिड बना है, और बच्चों यहाँ पे इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो हमें लिखना है, तो ये जो रिवर्स किया हुआ इक्वेशन नंबर 3 है ये आपको ऐड करना पड़ेगा, वो है आपका 847, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे रिवर्स करके वो प्लस हो गया था। ठीक है, प्लस माइनस 167 किलो जूल के अंदर आंसर आएगा। तो ओवरऑल एंथैल्पी आपकी कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, लगभग माइनस आएगी क्योंकि ये बड़ा माइनस है छोटा प्लस है, तो यहाँ पे आपका लगभग वैल्यू आ रहा है -822.4 किलो जूल।
यस बच्चों लोग, यस बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? जोर से यस। अरे हाँ ना बोलो यार, कुछ ना कुछ। यस, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन दे दो फिर। तो नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन, लेते हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो हो गया। फटाक से लिखो अभी इसको, फटाक से लिखो, फटाक से लिखो, फटाक से लिखो। ठीक है, तो अभी ये रिएक्शन ऐसे डायरेक्टली ऐसा ये इसको कंबाइन नहीं हो रहा है, ऐसा दो स्टेप के अंदर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो आपको चाहे किसी रिएक्शन के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े तो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कोई जरूरत नहीं पड़ी, खाली रिवर्स होके काम चल गया। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस। तो अभी यहाँ पे देखना है, चलो क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन है SiO2, SiO2 सॉलिड प्लस O2 गैस, it gives SiO2। ठीक है, यस। तो अभी यहाँ पे पहली रिएक्शन दी है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये तो हमें दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो इसको रब करो। SiO2 सॉलिड, SiO2 सॉलिड प्लस 3C ग्राफाइट, और यहाँ पे आपका है SiC सॉलिड प्लस 2CO गैस। ठीक है, देखो ये रिएक्शन है आपकी, और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, और फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, कुछ रिएक्शन आपको दे दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शन दिए और एक स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन भी दिया है, और जो कुछ रिएक्शन दिए उसकी एंथैल्पी भी आपको दी है। सिलिकॉन सॉलिड प्लस O2 गैस, यहाँ पे रिएक्शन हुई है SiO2, और यहाँ पे उसका जो एंथैल्पी दे के रखा है वो है हमारे पास इतना किलो। ठीक है, तो सिलिकॉन सॉलिड है, O2 गैस, इट गिव्स SiO2 सॉलिड, और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -911 किलोजूल, माइनस मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, यस बच्चों, यहाँ पे आपको दूसरा है 2C कार्बन प्लस, कार्बन मतलब ग्राफाइट फॉर्म है बच्चों, समझना है। कार्बन सॉलिड मतलब ये ग्राफाइट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। चलो ग्राफाइट, आप बोलेंगे सर डायमंड रखा तो चलेगा कि नहीं? यार डायमंड नहीं लेना है, इतना महंगा है, इस रिएक्शन के लिए क्या करेगा ना। ठीक है, तो पागल बोलेंगे ना कि सर डायमंड लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर तो पागल हो गए। यस, हाँ चलो अभी यहाँ पे ग्राफाइट है। तीसरा भी रिएक्शन आपको दिया है, और सिलिकॉन कार्बाइड सॉलिड प्लस कार्बन ग्राफाइट, और यहाँ पे आपको सिलिकॉन कार्बाइड सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड है ना सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, ध्यान में रखना है, नेटवर्क सॉलिड। ओके, सिलिकॉन ऑक्साइड भी नेटवर्क सॉलिड है। ठीक है,
तो आप ऐसा नहीं बोलना है सिलिकॉन कार्बन के बीच कोर बॉन्ड, बिल्कुल नहीं। हाँ, किलो जूल। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन दिए और ये इक्वेशन के लिए आपको एंथैल्पी निकालनी है। ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया बच्चों। ये रिएक्शन सीधा सीधा नहीं हो रही है बच्चों, ये रिएक्शन सीधी सीधी नहीं हो रही है। इस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी निकालनी है। यस, तो यहाँ पे हमें कितना एंथैल्पी बाहर जाएगा ये निकालना है। यस, आप सीधा सीधा घर से दिल्ली नहीं आ रहे, कोई तो आपको उस आने जाने का खर्चा कितना हो रहा है, जाने में कितना खर्चा है ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे, कोई तो जा रहा है घर से पुणे तो कितना उसका खर्चा हो रहा है, कोई तो जा रहा है पुणे से बॉम्बे उसका खर्चा कितना है, कोई तो जा रहा है बॉम्बे टू दिल्ली उसका खर्चा कितना है, वहां से ऑफिस तक कोई जा रहा है तो कितना खर्चा हो रहा है, टोटल खर्चा ऐड करना पड़ेगा। तो फिर आपको पता चलेगा आपको कितना खर्चा आएगा वहां जाने के लिए। यस, समझ रहे हैं बच्चों लोग? तो ये आपकी हेस लॉ के अंदर बात है। यस, तो सीधा सीधा तो आपका सिलिकॉन ऑक्साइड कार्बन ये तो सीधा सीधा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंथैल्पी तो निकालनी है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे बच्चों? तो सिलिकॉन ऑक्साइड सॉलिड आपको रिएक्टेंट साइड में चाहिए, सिलिकॉन ऑक्साइड आपको रिएक्टेंट साइड में चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स करना पड़ेगा और उसको इक्वेशन नंबर 3 बोलना पड़ेगा। पहली बात तो हुई। अभी हमें कार्बन ग्राफाइट के 3 मोल चाहिए, तो अभी ये रिएक्शन और इसके अंदर 2 मोल इसके अंदर 1 मोल, तो दोनों का एडिशन पक्का है। यस, और हमें प्रोडक्ट के अंदर 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड भी चाहिए। तो यहाँ पे है ना 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड भी चाहिए। तो अभी यहाँ पे मुझे सिलिकॉन कार्बाइड भी यहाँ पे मिल रहा है। यस, तो यहाँ पे ये रिएक्शन और ये रिएक्शन तो पक्का है, एज इट इज रहेंगे। यस, और मुझे क्या चाहिए बच्चों लोग? ऑक्सीजन कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसको रिवर्स करेंगे तो ऑक्सीजन पे कट जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों लोग, यहाँ पे हम पहले वाले इक्वेशन को रिवर्स करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। तो यहाँ पे बोलना है आपको रिवर्स द इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स करना है and add in equation number 3 and equation number add in equation number 2 and 3। और जो रिवर्स किया हुआ इक्वेशन इसको 4 बोलेंगे बच्चों लोग। इक्वेशन 1 को हम 4 बोलेंगे। ओके, रिवर्स किया हुआ इक्वेशन को 4 बोलेंगे। तो चलो अभी रिवर्स करो। यहाँ पे SiO2, यस SiO2 सॉलिड, और यहाँ पे उसकी एंथैल्पी भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आएगा सिलिकॉन सॉलिड प्लस O2 गैस। ठीक है, और इसकी एंथैल्पी आएगी, अभी ये रिवर्स होके आएगी बच्चों लोग। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगी। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। यस, इक्वेशन जो फर्स्ट रिवर्स किया है, इक्वेशन जो फर्स्ट रिवर्स किया है उसको हम 4 नाम दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी के इक्वेशन एज इट इज लिखना है या कोई मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है, तो एक बार चेक करेंगे। तो उसी हिसाब से आपके एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर और डिवीजन फैक्टर आएगा नहीं आएगा ये भी पता करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें 3 मोल कार्बन लग रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल, तो 3 मोल है, तो कोई जरूरत नहीं लग रही है बच्चों लोग। इक्वेशन नंबर सीधा सीधा 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 मोल कार्बन ग्राफाइट है। ठीक है, और यहाँ पे सीधा उसका रिएक्शन जो है एज इट इज लिखेंगे। यस, और इसकी भी एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन है वो एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो 22, हाँ ठीक है, पॉइंट चेक कर रहा था मैं। तीसरा इक्वेशन, चलो अभी इक्वेशन नंबर 3 क्या है? SiC। ठीक है, अभी SiC तो मुझे यस, यहाँ पे कोई गड़बड़ है क्या? हाँ यस आएगा। ठीक है, SiC नहीं है यहाँ पे, ये
ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन, ग्राफाइट, ठीक है, और यहाँ पे आपको सीधा मिल रहा है SiC और ये सॉलिड है, ठीक है। और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो है -65.3 किलो जूल, ठीक है। यस बच्चों लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चलो तीनों को ऐड करो, अभी तीनों इक्वेशन को, मतलब यहाँ पे आपका है 4, 2 और 3। 4 क्यों बोल रहे हैं, इक्वेशन नंबर को रिवर्स किया इसलिए उसको नया इक्वेशन दिया है नाम, ओके। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा बच्चों लोग, ठीक है। सिलिकॉन आपको क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं पहले, तो आपका SiO2 यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है। कहीं तो SiO2 है ना, हाँ रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पे 2 + 1, तो यहाँ पे 3 मोल कार्बन, ग्राफाइट, ठीक है। और यहाँ पे कट क्या रहे, एक बार चेक करेंगे कट क्या रहे। तो यहाँ पे ये कटेगा, यस, O2, ये O2 कटेगा, यस। सभी बच्चा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल बचे और SiC का 1 मोल बचा है, यस। चलो हो गया। देखो तो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, आपको तीनों एंथैल्पी ऐड करनी है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो तीनों ऐड करनी है आपको। और कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, कोई डिवीजन वाला फैक्टर नहीं है, तो सीधा सीधा यहाँ पे +911 प्लस यहाँ पे -221 प्लस -65.3, ये सीधा सीधा आपका एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आंसर आ रहा है वो आएगा लगभग +624 किलो जूल के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की एंथैल्पी जो आपकी है +624 किलो जूल के आसपास आ रही है, यस। तो यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ +624 किलो जूल, ठीक है बच्चों लोग, यस। आप लोगों को समझ में आ गया। अभी थर्मोडायनेमिक का एकदम लास्ट पार्ट बचा है बच्चों, एकदम लास्ट, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो पार्ट है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम बचे हैं तो यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम पीछे वाले कुछ बचे हैं पेंडिंग है, तो वो भी कंप्लीट कर डालते हैं। एक मिनट मैं पहले चेक करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम बचे हैं क्या। चलो अभी नेक्स्ट कुछ बचे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। चलो तो यस, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया पॉइंट चालू करेंगे। लेक्चर 1 घंटे का नहीं है, 45 मिनट के आसपास कुछ लेक्चर है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन के अंदर पूरा 1 घंटे का लेक्चर चलेगा आपका, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ओके, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, पूरा नया पार्ट थर्मोडायनामिक का लॉ बना है वहां पे, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी का लॉ है, ठीक है, वो भी स्टडी करेंगे। चलो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, चलो बाय बच्चों लोग, ठीक है।